तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आपके पास जो फोर्थ सेमेस्टर है उसमें इस बार आपको एक पेपर मिलेगा थ्योरी का, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। एक ही पेपर है थ्योरी का, क्योंकि दूसरी आपकी लैब हो जाएगी। तो इस बार आपको केवल एक थ्योरी का पेपर देना है और इसमें से ही आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का आपका पेपर है। चलिए यूनिट नंबर 1 को देखते हैं। यूनिट नंबर 1 में आपका पहला टॉपिक होता है सर्किट फंडामेंटल। बेसिकली पूरी यूनिट ही एक तरह से सर्किट की है, नेटवर्क सर्किट की यूनिट है। तो जो सर्किट फंडामेंटल में आपकी शुरुआत के टॉपिक हैं, इनको इसमें हम ट्रांजिएंट करंट के बारे में पढ़ते हैं। ये वर्ड यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन आप समझें, जैसे कोई करंट, कोई सर्किट है जिसमें आपका कैपेसिटर लगा है या कॉइल लगी है, तो ये एक तरह से ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि एक नॉन लीनियर सा बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पे जो करंट होता है वो ठीक एग्जैक्टली V=IR ओम को लॉ को सीधे फॉलो नहीं करता। यहाँ पे एक फेज वाला इशू आ जाता है। तो आपका जब कैपेसिटर में आप जब इस तरह से बैटरी लगा के करंट को फ्लो कराओगे, तो वहाँ पे करंट किस तरह से डिके कर रही है, किस तरह से बढ़ रही है समय के साथ, किस तरह से घट रही है, उसका व्यवहार यहाँ पर पढ़ाया जाता है। 12th में भी ये पेपर है, ये टॉपिक है। और यहाँ पर आपको कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग के बारे में समझना होगा। एक कॉइल के अंदर रजिस्टर जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर कैसे करंट का ग्रो होता है, कैसे करंट डिके करती है। फिर आपने सर्किट की बात की जिसमें इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रजिस्टर भी है, तो उसमें कैसे होगा। फिर क्या होता है, एक CR सर्किट आपने ले लिया और उस CR सर्किट में लीकेज मेथड का इस्तेमाल करके हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने का प्रॉपर है। अच्छा, ये आपका एक्सपेरिमेंट भी होता है इसके ऊपर, हाई लीकेज मेथड से हाई रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का। पहले यूनिट के दूसरे पार्ट में फिर AC सर्किट आता है। व्हीटस्टोन ब्रिज आपने 12th में पढ़ रखा है। तो जैसे आपने अभी यहाँ पर पहले यूनिट में आप बैटरी लगाते हो, यानी कि डायरेक्ट करंट की बात करते हो। यूनिट के दूसरे पार्ट में आपको अल्टरनेटिंग करंट लगाना है उसी LCR सर्किट में। तो जहाँ पहले पार्ट में LCR सर्किट आपने बैटरी के साथ पढ़ा था, अब की बार आपको LCR सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट लगाना है। फिर आपको मेथड ऑफ इमेजिनरीज, ये सब मेथड्स हैं, कॉम्प्लेक्स नोटेशन कैसे इस्तेमाल होता है इम्पीडेंस में, क्यू फैक्टर क्या होता है, सीरीज़ में लगाओगे तो क्या होगा, पैरेलल में लगाओगे तो क्या होगा, कपल सर्किट, फिर थ्योरम्स, नेटवर्क थ्योरम्स कुछ आना शुरू हो जाती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये दूसरा पार्ट है। आखिरी पार्ट में हम AC ब्रिज की बात करते हैं, जहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज आपने 12th में पढ़ रखा है। उससे आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर बैटरी की बात होती है। यहाँ पर अगर आपने बैटरी जगह पे अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है तो क्या होगा। तो अगर आपको उन ब्रिजेस का इस्तेमाल करके इंडक्टेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, जैसे मैक्सवेल ब्रिज में होता है। कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, जैसे शेयरिंग ब्रिज में होता है, वेन ब्रिज में होता है। तो 3 ब्रिज आपके पास सिलेबस में है। तो यूनिट नंबर 1 जो है, अगर मैं कहूँ तो ये एक तरह से बाकी के पूरे पेपर से थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ सर्किट की बात होती है, नेटवर्क्स की बात होती है, बिल्कुल अलग चीज़ है ये। किरचॉफ लॉ वो सब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। असल में जो सेमीकंडक्टर का मामला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे नाम दिया गया है, वो शुरू होता है यूनिट नंबर 2 से। अगर मैं कहूँ तो अगर किताब की बात करूँ तो यूनिट नंबर 1 जो होगा उसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की एक बुक आती है, के तिवारी की बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। या DC तयाल की इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की बुक है, उसको पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी थोड़ा सा उसमें थ्योरी दी गई है, AC और बैटरी दोनों वाले LCR सर्किट, ग्रोथ और डिके से पढ़ने के लिए होता है। अच्छा, यूनिट नंबर 2 जो है, इसके लिए आपको VK मेहता की किताब को पढ़ना चाहिए। VK मेहता की बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करके, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स करके बुक है VK मेहता की, आप उसको पढ़ सकते हैं। हालांकि BL थरेजा की भी बुक आती है, लेकिन मैं कहूँगा क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो, 12th में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी नहीं है, तो आप VK मेहता को ले लोगे, बढ़िया किताब है। देखो इसमें भी कुछ हिस्से, जैसे डायोड एक हिस्सा है, एप्लीकेशन ऑफ PN जंक्शन डायोड दूसरा हिस्सा है, फिर जेनर डायोड तीसरा हिस्सा है, फिर फिल्टर सर्किट चौथा हिस्सा है। तो यूनिट नंबर 2 अच्छी खासी बड़ी यूनिट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट बन जाती है ये। डायोड वाले हिस्से में आप क्या पढ़ते हो, आप पढ़ते हो कि क्वालिटेटिव आइडिया क्या है, मतलब फर्मी लेवल का आपको खाली आभास करना है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है बस खाली आइडिया समझ जाओ कि है क्या चीज़, उसकी मैथमेटिक्स के बारे में नहीं समझना है। फिर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर कैसे बनता है PN जंक्शन में, ये आपको समझना है। फिर डिप्लीशन लेयर में अक्रॉस फील्ड कैसे होती है, बैरियर की विड्थ कैसे होती है। क्वालिटेटिव आइडिया आपको, फिर वही बात है, क्वालिटेटिव आइडिया का मतलब होगा आपको केवल मैथमेटिक्स को नहीं यूज करना है। करंट कैसे फ्लो होता है फॉरवर्ड बायस में, मतलब सिर्फ इक्वेशन समझनी है, बेसिक इक्वेशन, डेरिवेशन नहीं, बेसिक इक्वेशन, बेसिक आइडिया आपको समझना है। फिर आपको करंट कंडक्शन PN जंक्शन में कैसे होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये समझना है। अगर कहें तो ये बमुश्किल आपकी 3
आवर्स का कोर्स है, 3 घंटे की अगर कोई क्लास लगातार ले ली जाए तो उसमें पूरा कवर हो जाएगा। पीएन जंक्शन एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे आपके पास है ट्रांजिस्टर। अब ट्रांजिस्टर क्या होता है, सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर के बारे में समझना है, फिर ट्रांजिस्टर, फिर यहाँ पर हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं। ये थोड़ा सा अलग से टॉपिक आ गया, ट्रांजिस्टर अचानक से कूद पड़ा इसके अंदर, हालांकि अभी बात डायोड की चल रही है, तो ये टॉपिक को मैं यहाँ पे नहीं छूँगा क्योंकि ये ट्रांजिस्टर आगे जो पढ़ेंगे तो उसमें है। फिलहाल आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर की बात हो गई। कैलकुलेशन रिपल फैक्टर जो होता है, एक टर्म आता है, वो कैसे आता है। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो होती है वो कैसे कैलकुलेट करती है। फिर क्लिपर कैम्पलर सर्किट, ये 2 सर्किट बन जाएंगे। जेनर डायोड एक तरह का स्पेशल डायोड होता है जो कि वोल्टेज रेगुलेशन में काम देता है। तो वो उसकी खास बात क्या है, क्यों उसने इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत अच्छा स्थान बना रखा है। एवलांच और जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है, तो पहले ब्रेकडाउन मैकेनिज्म क्या होती है। फिल्टर सर्किट आखिरी में आपको मिलेगा कि आपने कैपेसिटर चोक लगा दिया, चोक मतलब कॉइल लगा दी, कैपेसिटर का इनपुट लगा दिया, आपने एल शेप में कैपेसिटर और इंडक्टर को जोड़ा है, आपने पाई शेप में इंडक्टर को और कैपेसिटर को जोड़ा है। फिर कैसे आप वोल्टेज रेगुलेट करोगे, तो ये आपका सेमीकंडक्टर का हिस्सा हो जाएगा। यूनिट नंबर 3 जो है, अब यहाँ पर देखो आपके पास पहली बार एक टर्म लिखा जा रहा है, बाईपोलर ट्रांजिस्टर। बोर्ड के एग्ज़ाम से एनसीईआरटी के बुकों से 12th से ट्रांजिस्टर को मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी नॉलेज, हटा दिया गया है। आप 12th में ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ते हैं, तो बच्चा ये आपका पहला मौका होगा जब आप बीएससी में ट्रांजिस्टर पढ़ रहे होगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी बन जाता है कि आप इसको बहुत ही प्रेम के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ इसकी सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करें, क्योंकि आगे भविष्य में इन सब का आपको इस्तेमाल करना होगा अगर आप फिजिक्स की दुनिया में रहना चाहते हो। तो पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, ये पीएनपी एनपीएन को ऐसे क्यों लिखा गया है। फिर उसमें होता है कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर की क्या होता है, स्टडी क्या होता है, उसको कॉन्फ़िगरेशन बताएं। एक्टिव रीजन क्या होते हैं, कट ऑफ रीजन क्या होते हैं, सैचुरेशन रीजन क्या होते हैं, इसको बताएं। फिर करंट गेन नाम का टर्म क्या होता है, मतलब करंट का लाभ होना क्या होता है। फिर आपको रिलेशन बताना पड़ेगा करंट गेन और डिफरेंट टाइप के, मतलब ये जो कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर मोड हैं अलग अलग, इनमें जो करंट गेन होता है उनमें क्या संबंध है। बेसिकली अल्फा एक बार डिफाइन करेंगे, बीटा डिफाइन करेंगे, गामा डिफाइन करेंगे और फिर उनके बीच में रिलेशन होगा। फिर ट्रांजिस्टर को हम बायस कैसे करते हैं, मतलब ट्रांजिस्टर को बैटरीज कैसे जोड़ते हैं। तो बायस हमारा फेथफुल कैसे हो, इसके लिए क्या शर्त है, फिर बायसिंग की क्यों जाती है। फिर उसमें भी तरीके हैं, फिक्स बायस क्या होता है, कलेक्टर टू बेस बायस क्या होता है, फिर एमीटर बायसिंग क्या होती है, फिर आपका सबसे सफल जो वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग है वो क्या होती है। बायसिंग ठीक से हो जा रही है, इसको सुनिश्चित करने के लिए डीसी लोड लाइन और स्टेबलेशन पॉइंट की बात आती है। फिर हमारा ट्रांजिस्टर सर्किट में काम करते करते जले ना, खराब ना हो, तो थर्मल रनवे को अवॉइड करने की बात आती है। और इन सब को करने का मतलब है कि हम वहाँ पर स्टेबिलिटी ला रहे हैं, तो स्टेबिलिटी फैक्टर कितना होगा। फिर एक और यूज होता है ट्रांजिस्टर का, आपने उसको बायसिंग कर दी, उसको स्टेबल कर दिया, सब कुछ कर दिया, फिर उसका यूज क्या करोगे। तो यूज के लिए हमारे पास है एम्पलीफायर। जैसे सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होते हैं, थ्योरी और उनकी वर्किंग कैसे होती है। अगर उसमें आरसी को कपल कर दिया जाए, रजिस्टर कैपेसिटर को कपल कर दिया जाए तो कैसे बनेगा। फिर आपको वेरियस रजिस्टर्स और कैपेसिटर को हम इस्तेमाल करके और भी कैसे वेरिएंट बना सकते हैं। और आखिर में जब हम इसको फ्रिक्वेंसी इस एम्पलीफायर को यूज करेंगे तो जो अप्लाइड इनपुट सिग्नल लगा रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी और गेन के बीच में ग्राफ खींचेंगे, जिसको कि हम फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व कहते हैं। यूनिट नंबर 3 ही हो जाती है। 4 देखो अपने आप में बड़ी यूनिट दिख रही है भी। ट्रांजिस्टर का एक यूज होगा एज ए फीडबैक सर्किट। एम्पलीफायर में एक फीडबैक सर्किट का काम आएगा। अब उसमें 2 तरह के फीडबैक होते हैं, पॉजिटिव फीडबैक होता है, नेगेटिव फीडबैक होता है। फीडबैक फैक्टर क्या होता है, आपका लूप गेन क्या होता है, एडवांटेज क्या है नेगेटिव फीडबैक के और ये पॉजिटिव फीडबैक के क्या डिसएडवांटेज हैं। इनपुट इम्पीडेंस हम कैसे, आउटपुट इम्पीडेंस को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। फिर ऑसिलेटर सर्किट क्या होता है। फीडबैक सर्किट के साथ अगला यूज होता है ऑसिलेटर सर्किट का। जैसे यूज ऑफ पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ऑसिलेटर में हम यूज करते हैं। फिर बर्कहाउसन क्राइटेरिया क्या होता है, ये एक तरह की कंडीशन होती है सबसे अच्छा ऑसिलेटर बनाने के लिए। ठीक है, टाइप ऑफ ऑसिलेटर्स क्या होते हैं, टैंक सर्किट क्या होता है, साइनसॉइडल और स्क्वायर ऑसिलेटर कैसे बनाए जाते हैं। तो इस तरह से ये वाला सेक्शन आपका पूरा हो जाता है। फिर आपके पास बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिशन रिसेप्शन का आता है। ये मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन यानी कम्युनिकेशन का जुड़ा हुआ टॉपिक है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है, डिमॉड्यूलेशन क्या है। फिर अगले हिस्से में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट की बात आती है। हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं करंट को नापने में, रजिस्टर को नापने में, वोल्टेज को नापने में। तो लीनियर डिजिटल मल्टीमीटर्स क्या होते हैं, मेजरमेंट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं,
एसी वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब सारी वैल्यूज़ हैं। CRO क्या होते हैं, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसका ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ता है आपको। आप मतलब ब्लॉक डायग्राम खैर ऑब्जेक्टिव में तो नहीं बनेगा, लेकिन समझना जरूरी होता है कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। और आखिरी में आपके रजिस्टर्स जो होते हैं उस पर कलर कोड का क्या मतलब होता है, कैसे हम उस कलर कोड से बता सकते हैं कि रजिस्टर्स हमारा कितना बड़ा है, कितनी वैल्यू का है, कैपेसिटर पे कैसे हम बता सकते हैं, और एक्टिव पैसिव कंपोनेंट की टेस्टिंग। तो अगर मैं कहूँ तो ये इस बार आपके पास सिर्फ थ्योरी है ना, इस बार आपके पास थ्योरी में केवल यही पेपर है। तो ये नॉर्मल थ्योरी के पेपर का 1.5 गुना है। इसमें मतलब ये मत सोचो कि थ्योरी का एक पेपर है। सिलेबस का जो लेंथ है, आप मान लो कि ये 2 पेपरों को मिला के बनाया गया है, ऐसा इसका लेंथ रखा गया है। तो कहने को एक पेपर है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज ये 1.5 पेपर के बराबर है। तो आपके पास ये हो गया। यहाँ किताबें हैं, कुछ आपको किताबें बताई गई हैं, आप इनको देख सकते हैं। BL थ्रेजा जैसे मैंने बताया है, BL थ्रेजा की किताब यहाँ 7वें नंबर पे लिखी गई है, ठीक ठाक किताब है, लेकिन यहाँ VK मेहता नहीं बताए गए हैं। तो ठीक है, लेकिन आपको VK मेहता ले सकते हो। अगर हम लैब की बात करें तो लैब में आपके पास यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट तो आप अपने क्लास में ही, अपने कॉलेज में ही जाके करोगे। इसीलिए थ्योरी आपको पढ़नी है इलेक्ट्रॉनिक्स की, और बहुत ही डिटेल में पढ़नी है। ठीक है, ये पूरी डिटेल की थ्योरी जो आपको पढ़नी है, इसको आपको बहुत मेहनत से पढ़ना है, क्योंकि इसी के बाद ही आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत ही सिंपल, मतलब सिंपल इन सेंस कि ABCD आप सीख रहे हो सेमीकंडक्टर के, तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से पूरी तर्क शक्ति के साथ इसको आगे पढ़ना शुरू करोगे, देन इट इज़ अ वेरी नाइस पेपर। और मैं कहूँगा इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छे से पढ़ो, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो आने वाले भविष्य में जो भी आप पेपर पढ़ोगे उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं आगे, जैसे जैसे कोर्स को हम आगे बढ़ाएंगे, आपसे बात करते रहेंगे। और अपने कमेंट, अपने व्यूज़, अपने व्यू मतलब आपके जो विचार हैं उनको आप ज़रूर साझा करिए हमारे साथ में। आपके कमेंट्स को हमेशा हमें वेट रहता है। अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।